पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन सांसदों और विधायकों का अपना रिटायरमेंट प्लान पुख्ता है। प्रदेश में तो ऐसे भी पूर्व विधायक हैं जो 3-3 पेंशन ले रहे हैं। जी हां, कुछ तो ऐसे भी पूर्व विधायक हैं जो कुछ ही महीनों के लिए विधानसभा गए और दशकों से पेंशन ले रहे हैं। ऐसे पूर्व विधायक कई राज्यों में हैं, जबकि सरकार कर्मचारियों के लिए यह कहकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं कर रही कि खजाने पर बोझ बढ़ेगा। सोचिए, जिसने पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी में खपा दी, उसके लिए यह तर्क। इसीलिए आज हम सरकार की दोहरी नीति पर सवाल उठाएंगे और आप भी छप्पर फाड़ पेंशन लेकर सरकारी खजाना खाली करने वाले माननीयों के खिलाफ 35 साल गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे, उनको भी तो पेंशन मिलना जरूरी है ना। 8 महीने में 2 कोटी का चाय पानी के ऊपर खर्चा वो हो सकता है। जो सामान्य कर्मचारी को पेंशन देने के लिए उनको अड़चन है। विधायक 5-5 बार विधायक बनते, उनको 5-5 पेंशन मिलती है, हमको एक तो मिलना चाहिए। जी दोस्तों, देश के लाखों पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। खत्म हो पेंशन प्रणाली की विसंगतियां। एमपी एमएलए के लिए भी एक देश एक पेंशन की बात क्यों नहीं हो रही, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार एमपी एमएलए बनता है उसको पेंशन उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। साथ ही यदि कोई नेता विधायक बारी बारी से लोकसभा राज्यसभा सदस्य या तीनों रह चुका है तो उसको 3 पेंशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दी जाती। तो इसके में आगे यहाँ पर है, पिछले दिनों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस में सुधार के लिए एक समिति की गठन की घोषणा की। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दिया था और इसकी जगह एनपीएस लाई गई थी। अब देश में फिर से ओपीएस लागू करने की मांग उठ रही है। केंद्र और राज्य स्तर के बीच कम से कम 50 से भी ज्यादा संगठन इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसे देखते हुए विपक्षी दलों द्वारा शासित कुछ राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में ओपीएल को अपना लिया गया है। वहीं अब अन्य राज्यों में भी इस प्रकार विचार करने पर समितियां बनाई गई है। अब सबकी नजरें इसकी रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि आगे का फैसला इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। हालांकि इस बीच सवाल किया जा रहा है कि अगर सरकारों को वित्तीय बोझ की इतनी ही चिंता है तो वे सांसदों और विधायकों की ओर भी एक देश एक पेंशन की बात क्यों नहीं कर रही। सरकार जनप्रतिनिधियों को एनपीएस के फायदे क्यों नहीं समझा पा रही है। जन सेवा के लिए खुद को आगे आने की नीति नेता पर एक ही जन सेवा की कीमत आजीविका वसूल रहे हैं। वहीं सरकारी विभागों में अपना पूरा जीवन खपा देने वाले व्यक्ति का 10% वेतन कटौती के बाद भी बुढ़ापा असुरक्षित नजर आता है। आमतौर पर कोई भी नेता जितनी बार एमपी एमएलए बनता है उसको उतनी बार हिसाब से पेंशन बढ़ता जाता है। साथ ही यदि कोई नेता विधायक और बारी बारी से लोकसभा राज्यसभा सदस्य यानी तीनों रह चुका है तो उसे तीनों पेंशन मिलती है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा हो, वहां ऐसी जनता के प्रतिनिधि को राजा की तरह रहना चाहिए। करीब 85% सांसद करोड़ है। यही माननीय महज 600 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जनता की गुजारे की बात करते हैं और एनपीएस को अच्छा बताते हैं। साथ ही में आरटीआई के आंकड़ों के मुताबिक हर साल प्रत्येक सांसद को वेतन और भत्ते के रूप में औसतन 30 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। 20 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर अपने पूर्व विधायकों को किसी सांसद से ज्यादा पेंशन देते हैं। आज मणिपुर में एक पूर्व विधायक को प्रति माह 70,000 रुपए की मूल पेंशन मिलती है। उनके अन्य भत्तों को जोड़ने के बाद पेंशन की राशि 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ऐसे कई पूर्व सांसदों और विधायकों भी पेंशन दी जा रही है जिनका कार्यकाल कुछ समय के लिए था। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के मुदिदुर विधानसभा सीट पर साल 1994 से 1998 के बीच 3 विधायक रहे। सबसे पहले वहां पर कांग्रेस के बी सुब्बा राव जीते। 2 साल बाद उपचुनाव हुआ। तेलुगु देशम पार्टी के जीपीएम सिंह बालयोगी विधायक बने। बाद में यहाँ पर लोकसभा स्पीकर बन गए और फिर से चुनाव हुआ और उन्हीं पार्टी के विवेकानंद विधायक चुन चुकी थी। इस तरह एक ही सीट से एक कार्यकाल में तीनों विधायकों की पेंशन मिली। हर साल उत्तर प्रदेश में 100 करोड़, हरियाणा में 35 करोड़, राजस्थान में 40 करोड़, महाराष्ट्र में 80 करोड़ और बिहार में 60 करोड़ रुपए अपने पूर्व विधायकों की पेंशन एवं अन्य भत्तों पर खर्च किए जाते हैं। अब समझ में आ गया कि पेंशन प्रणाली को लेकर सरकार अपनी मानसिकता बदले। भले ओपीएस लागू न हो पर एनपीएस की विसंगतियों को दूर तो किया जा सकता है। वास्तव में एनपीएस उन लोगों के लिए लाया गया था जो 21
20 से 25 वर्ष की आयु में नौकरी में शामिल होते हैं, फिर 35 से 40 वर्ष के लिए पेंशन फंड में योगदान करते हैं। पर आज ज्यादातर लोगों को नौकरी देरी से मिल रही है। संविदा पर भर्ती हुए कर्मचारी अधिक उम्र पर नियमित होने के कारण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति महज 10 से 15 वर्षों में हो रही है। कई बार एनपीएस अकाउंट खुलवाते ही लोग उलझ जाते हैं। फिर इस अवधि में न तो कर्मचारी योगदान कर पाता है और न ही नियोक्ता। लिहाजा प्रतिमाह 2 लाख वेतन पाने वाले लोगों को 5 से 10 हजार रुपए की प्रतिमाह तक पेंशन बन रहा है, जिसकी वजह से अपने मासिक बिजली का बिल भी भुगतान और दवा का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की आशंका अब सच साबित हो दिख रही है। सरकार ने करीब 20 से 35 वर्ष तक वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में समय बाजार के भरोसे छोड़ देना कहां तक का उचित है? क्या माननीयों द्वारा जनता के पैसे से पेंशन लेना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 106 का उल्लंघन नहीं है? ऐसी विसंगतियां आखिर क्यों हैं? एक व्यक्ति एक वेतन एक पेंशन का नियम माननीयों पर लागू क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार बार बार अपील करती है कि सक्षम होने पर आम लोग गैस सब्सिडी समेत कई सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ देते हैं, पर सवाल बड़ा यह है कि पूर्व सांसद और विधायक जो सक्षम है पर पेंशन कभी भी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आप सभी के लिए इस बाबत में बहुत ही बड़ा एक लेख आ चुका है और ये जो लेख लिखने वाले हैं वो है लेखक जेएनयू के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर है। उनके द्वारा ये लिखा गया कि आखिर देश एक है तो फिर इसमें पेंशन और वेतन भी क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर पेंशन प्रणाली में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अलग अलग पेंशन देश में क्यों दी जा रही है? इस बाबत में आप सभी के लिए बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ चुकी है। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों से जुड़ी बड़ी खबरें हमेशा देखने को मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।